स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ऑफ डी ब्लॉक। अब देखो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो हमें डिस्कस करना है M2 प्लस M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर M2 प्लस M एंड फॉर M3 प्लस टू M2 प्लस। M2 प्लस M से मतलब मेटल प्लस 2 से 0 मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल डिस्कस करना है, और 3 प्लस से 2 प्लस का भी रिडक्शन पोटेंशियल डिस्कस करना है। तो पहले M2 प्लस M से M का देखते हैं। तो अगर आप बुक में इसका ग्राफ देखोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का NCERT में, तो इस तरह दिखा रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पर जो है वो मेटल्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। सो इनका ग्राफ इस तरीके से है। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, यहाँ से नीचे नेगेटिव है और ऊपर ये पॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कुछ इस तरह होता है। ये 0 की लाइन को मुझे दिखा रहा हूँ, ये 0 पर है ना। 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। हाँ। तो इस तरीके से ग्राफ है ये कुछ। और ये कॉपर का एकदम से ऊपर होता है, और फिर ये जिंक का है, यहाँ पर कॉपर का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कॉपर के लिए। आप देख सकते हो कि सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, केवल कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर का पॉजिटिव क्यों है, या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अभी मैं लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ई नॉट फॉर, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ई नॉट फॉर कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर इज पॉजिटिव। इसको एक्सप्लेन करना है। किसी को कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू भी पता है क्या क्या होती है? किसी को याद है? क्वेश्चन है ई नॉट फॉर कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर इज पॉजिटिव, एक्सप्लेन। सो 0.34। हाँ, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu जो होता है दैट इज 0.34 वोल्ट। अगर आप याद करो ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है। और सभी किस तरह निगेटिव है?
हमें ये क्वेश्चन है कि कॉपर की, ये नहीं पूछ रहा है कि 0.34 क्यों है, ये पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों है और सभी के निगेटिव वैल्यू क्या है। देखो समझते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बहुत जनरल है। किसी का भी क्वेश्चन पूछे कि इसका निगेटिव क्यों है, इसका पॉजिटिव क्यों है, तो सभी का आंसर एक ही तरीके से करना है। देखो ध्यान से, कॉपर के पास कम। हाँ अभी करता हूँ बात इस पर। देखो हमारे पास है कॉपर, और कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ये देखो ध्यान से। कॉपर सॉलिड मिलता है, ये आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। कॉपर सॉलिड मिलता है हमको। कॉपर सॉलिड को हमें पहले कॉपर गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कॉपर सॉलिड को कॉपर गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन हाँ, एनर्जी। तो इसका नाम है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और यू कैन से इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये भी कह सकते हो। कॉपर गैस जब मिलेगा तो कॉपर एटम में होगा, फिर कॉपर गैस को यहाँ से फिर से एनर्जी दो, ये इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, तो मिलेगा कॉपर 2+, या इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हो। कॉपर 2+ में ले गए हम लोग, क्योंकि हमको 2+ मेजर करना था, ये गैस में है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और फिर इसके बाद आपको पता है कि सॉल्ट को उस किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना पड़ता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो फिर इसको हम लोग एक्वस में लेके गए, तो ये बन गया Cu2+ एंड एक्वस। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जब केटायन वाटर के पास जाता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका नाम होता है डेल्टा एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि जब हम कॉपर 2+ का पोटेंशियल मेजर करते हैं, E0 Cu2+ से Cu, जब ये मेजर करते हैं तो ये 3 एनर्जी का सम है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। ये 3 एनर्जी का सम होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी एनर्जी एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है, बता पाओगे? सर सब्लिमेशन एंडोथर्मिक है। हाँ, सब्लिमेशन कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस ले जाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव होगी। और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अच्छा, यहाँ पर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1, ठीक है, 3d10 4s1 है। और आप इसको कहाँ लेके जा रहे हो, 3d9 में। हाँ, तो एनर्जी आपको मतलब आयोनाइजेशन में तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है ना। यस सर। तो क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अरे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही ना, कॉपर गैस से कॉपर 2+ जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या लिखते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुई। और जब कॉपर 2+ आयन वाटर से अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव। अब देखो सभी केस में आपको ऐसे लिखना होता है, सभी केस में। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर 2+ का इलेक्ट्रो पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, तो क्या जवाब दोगे आप इस लाइन के बाद, कि कॉपर के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दोनों पॉजिटिव है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हर्ष। देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज पॉजिटिव। और इसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन
जो है वो ज़्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम 3d10 से भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बोलेंगे द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, sum of enthalpy of sublimation and ionization is greater than enthalpy of hydration, so electropotential of copper 2 plus to copper is positive। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, आप लिख सकते हो। अब मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि जिंक का निगेटिव क्यों है या किसी का नेगेटिव क्यों है, तो हमें क्या पता, हम तो इसी से लाइन से बोल देंगे अगर किसी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निगेटिव आ रहा तो मतलब क्या होता होगा उसमें, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। बिल्कुल यही लाइन लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि ई नॉट फॉर Zn2 plus 2 Zn इज नेगेटिव एक्सप्लेन, तो पहले लाइन तो ये लिखोगे कि ई नॉट जो Zn2 प्लस से Zn है, वैसे भी आपको पता है कि Zn जो जिंक होता है इट इज ए सॉफ्ट मेटल, तो इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। शायद मैंने मेटेलिक बॉन्ड डिस्कस नहीं किया है तो मैं इसके बात करूँगा। तो इसको कैसे लिखोगे, ई नॉट किस पे डिपेंड करेगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। पहली लाइन तो आप ये लिखोगे और फिर इसके बाद क्या लिख दोगे, इन केस ऑफ जिंक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयोनाइजेशन, सो ई नॉट विल बी नेगेटिव। बस यही आंसर कर देंगे। समझ आ गया सर? क्या पूछ रहे हो आप, क्या पूछा आपने? सर आयनाइजेशन पॉजिटिव क्यों होएगा? आयोनाइजेशन तो पता है आपको कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो आइसोलेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ता है ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एनर्जी तो हमेशा देनी पड़ेगी। जब भी एनर्जी देनी पड़ती है तो एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं होती है। बहुत लेस पॉजिटिव होएगा ना फिर तो ये, क्योंकि मेटल्स पे। हाँ तो लेस पॉजिटिव होगा, तभी तो बोल रहा हूँ कि हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा फाइनली जिंक के केस में। जिंक का इलेक्ट्रोपोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये लो है और हाइड्रेशन तो हाई है क्योंकि +2 है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर से, तो ये पॉजिटिव होता है और ये चीज़ नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा फिर, नेगेटिव। कोई डाउट आ रहा है अभी आपको? नो सर। ठीक। M3+M में एक क्वेश्चन बनता है, अदर स्टूडेंट ना जो अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज़, ये आवाज़ आ रही है। कौन है ये? ईशांक म्यूट कर दो ना बेटा अपने आप को। कार्तिक है सर, मैं तो बोला भी नहीं। नहीं वो जो बाहर से इको आ रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी क्योंकि वो रिकॉर्ड में जाता है ना फिर। कार्तिक है, कार्तिक था सर। अच्छा चलो, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर M3+ से M2+ में डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि वाई इज Cu+ डिसप्रपोर्शनेट इन एक्वा सोल्यूशन। यस सर, कल बताया। अच्छा बताया था सर। ओके ठीक है, एक सेकेंड।
क्वेश्चन है अरेंज F2 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, M2 प्लस एंड Cr2 प्लस in the increasing order of stability, in the increasing order of stability। ये गिवन है आपको E0 Cr3 प्लस से Cr2 प्लस इक्वल टू -0.4 वोल्ट, E0 Mn3 प्लस 2 Mn2 प्लस इक्वल टू प्लस 1.5 वोल्ट, और E0 Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस इक्वल टू प्लस 0.8 वोल्ट। वैसे ये डेटा नहीं गिवन है तभी ये स्टेबिलिटी कंपेयर हो सकती है। स्टेबिलिटी पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले ये मुझे बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव जो है वो Mn का क्यों है और इसका नेगेटिव क्यों है, इसका जवाब कैसे दोगे। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का आता है। सर Mn2 प्लस हाफ फील्ड हो जाएगा। वेरी गुड। देखो ये मत सोचना आप लोग कि ये 3 प्लस से हम 2 प्लस जा रहे हैं। एक्चुअली हम सभी के क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। हम क्या लिख रहे हैं, सभी के क्या लिखते हैं हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है। यस या नो? यस सर। तो हमको केवल मिलता है मैग्नीज, हमको मैग्नीज मिला है, तो हमें मैग्नीज को कहाँ तक ले जाना पड़ता है, पहले Mn2 प्लस तक ले जाएंगे। अब ये मेजर क्या करना है 3 प्लस और 2 प्लस का, तो फिर इसको Mn3 प्लस तक भी ले जाएंगे। मीन्स हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो देखो ध्यान से, जब आप Mn2 प्लस तक जाओगे, ध्यान देना, जब Mn को Mn2 प्लस तक ले जाओगे और इसके बाद इसका 3 प्लस बनाओगे तो ये D5 हो जाएगा और ये क्या बनेगा D4। क्या D5 से D4 जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। यस सर। तो जब आयनाइज, क्या इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हाई बहुत होगी ना, बहुत ज़्यादा हाई होगी। यस सर। यस सर। तो जब एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन बहुत हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। तो बस इसका यही आंसर करना है कि अब इस ये मत सोच लेना कि यहाँ पर हम +3 से +2 जा रहे हैं, ये तो लिखने का तरीका है। सो आप इसमें लिखोगे व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mn2 प्लस वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट हैज ए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन विल बी हाई एंड हेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्रोमियम का नेगेटिव क्यों है, तो क्रोमियम का नेगेटिव क्यों है, इसका जवाब देने के लिए पहले चेक करो कि जब हम क्रोमियम को +2 ले जाएंगे, Cr2 प्लस में ले जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बताइए? 3d4। वेरी गुड, 3d4। और अभी इसको कहाँ लेके जाना है, +3 तक ना? हाँ, तो जब Cr3 प्लस जाएंगे तो ये बन जाएगा D3। बताओ कौन सा स्टेबल है, D3 या D4? D3। क्योंकि मैंने एक बात लिखवाई थी कि इन एक्वा सोल्यूशन D3 सिस्टम इवन D5 से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद तो स्टेबल में जा रहा है, और D3 तो हमारा हाफ फील्ड हो गया ना D3, क्योंकि T2G नहीं होता बच्चों, T2G और Eg, तो ये T2G हाफ फील्ड नहीं यहाँ पर और Eg 0 है। नहीं बात समझ आई? तो when you grow from 3d4 to 3d3 then amount of energy जो required है for removal of electron will be very less। तो इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल हम देख किस पे रहे हैं, केवल +2 से +3 जाने का पोटेंशियल देख रहे हैं। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, तो फिर क्या हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाएगी,
वही बात याद करो, ई नॉट पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? सब्लिमेशन पर, आयोनाइजेशन पे और हाइड्रेशन पे। तो यहाँ पर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा मगर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। तो क्या लैंग्वेज लिखोगे? पॉइंट बना के लैंग्वेज लिख सकते हो कि व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cr2+ सिस्टम टू कन्वर्ट इनटू Cr3+ सिस्टम, देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी लो and hydration enthalpy will be high, so overall electropotential will be negative. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ, और इसी तरीके से Fe का इससे कम पॉजिटिव क्यों है ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो भी हाफ फील्ड में जाएगा सर हाँ Fe3+। बिल्कुल, वो भी हाफ फील्ड में जा रहा है ना, तो इसमें भी कम एनर्जी चाहिए। तो देखो ध्यान से, Fe2+ से Fe3+ जब जाओगे तो ये D6 है और ये D5 है, तो यहाँ पर कम आयरन एनर्जी चाहिए। बट ये कह सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया है? तो आयरन का मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए, और D5 इज लेस स्टेबल देन D3 सिस्टम इन इक्वल सोल्यूशन, और आयरन का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है इसलिए यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का सम जो होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से ज़्यादा ही होता है, सो ये पॉजिटिव आता है। सो पॉजिटिव आता है बिकॉज ऑफ हाई मेटालिक बॉन्ड। आयरन तो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड है ना, और इसका सबसे हाई पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि याद है आपने इसमें कहाँ ले गए थे आप? D5 से इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है Mn में, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। यस सर। ये क्वेश्चन कंफर्म है 3 मार्क्स का आने का, समझ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके इलेक्ट्रोपोटेंशियल को एक्सप्लेन करना होता है इस तरीके से। अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। चलो अब मुझे आप ही लोग बता दो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Mn2+ Fe2+ और Cr2+। क्वेश्चन पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अब बताओ जरा, देखो क्या मतलब इसका, कौन +2 में ही रहना पसंद करेगा और कौन +3 में चला जाएगा? बताओ। Mn2+ रहना। हाँ, तो बिल्कुल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ फिर? Mn2+। Fe2+ इजिली Fe3+ में चला जाएगा? Fe2+ इजिली Fe3+ में चला जाएगा? नो सर। Fe2 इजीली तो नहीं जाएगा पर Cr2+ से तो इजीली चला जाएगा। हाँ, बट Mn2+ से तो इजिली चला जाएगा Fe2+। यस सर। क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद D5 नहीं बन जाएगा। यस सर। तो ये भी Mn क्या बताओ? अच्छा, Mn2+ का Mn3+ में जाना आसान है या Fe2+ का Fe3+ में जाना आसान है? Fe2+ Fe2+Fe3। वेरी गुड। तो क्या Mn2+ Fe2+ से ज़्यादा स्टेबल है? यस सर। और Fe2+ मोर स्टेबल देन Cr2+? यस सर। Cr2 अगर इसके +3 की स्टेबिलिटी की बात करें, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्लस स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि अगर इसका 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है तो इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर ही आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट, बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? क्रोमियम 3+, Fe3+ और Mn3+। बताओ सबसे स्टेबल कौन होगा? क्रोमियम 3+। वेरी गुड हर्ष। क्रोमियम 3+ सबसे स्टेबल होगा। तो ये इसको मैं ए बोलता हूँ, ये B है, ये C है, सबसे स्टेबल ए होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? B पार्ट। वेरी गुड। उसके बाद C। हाँ, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन समझो कंफर्म हो गया है। और ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे जवाब देना है इसमें। देखो इसी पर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ये भी बहुत पूछते हैं।
क्वेश्चन है E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस couple is much more positive than that of Fe3 plus to Fe2 plus। क्या ये क्वेश्चन हो नहीं गया अभी? बताओ। यस सर। क्या इसका आंसर हो नहीं गया अभी? हो गया सर। हाँ, तो हमें कैसे लिखना होगा इसका आंसर कि जो Mn2 प्लस से Mn3 प्लस जाने के लिए ये D5 है और ये D4 है। रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ आयनेशन एनर्जी, एनर्जी हाई है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, आयनेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। और Fe2 प्लस को Fe3 प्लस ले जाने के लिए आयनेशन एनर्जी जो होगी वो लो होगी, ठीक है। हाँ, इसलिए जो फॉर दिस sum of enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization will much more than enthalpy of hydration in case of this couple, in case of this couple, so E naught will be positive, so E naught will be highly positive। क्या सभी बच्चों को क्लियर है इसका आंसर? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ।